So, in the quantum mechanics course, we are going to discuss the topic of Hilbert space. हिल्बर्ट स्पेस एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है जो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा इसका है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप ये समझ लीजिए कि इसको हम कहते हैं कि इट इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, इट इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर वेव फंक्शंस वगैरह जो देखते हैं तो वेव फंक्शंस इज़ क्वाइट पॉसिबली कि उसमें कॉम्प्लेक्स नेचर होता है। तो हम एक इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इनर प्रोडक्ट क्या है? थोड़ा सा फैंसी सा नाम है। अगर इसको आपने रियल जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें आपने जो डॉट प्रोडक्ट सुना है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जैसा ही एक फंक्शन, एक ऑपरेशन होता है जिसको कि हम लीनियर अलजेब्रा के केस में इनर प्रोडक्ट नाम देते हैं। तो अगर हम बात करें हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हिल्बर्ट स्पेस एक लीनियर वेक्टर स्पेस है। तो पहले तो प्रॉपर्टीज़ की यही है कि ये एक लीनियर वेक्टर स्पेस है। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टी अगर हम कहें तो आप ये कहोगे कि मान लो हमारे पास एक वेव फंक्शन साई 1 है, दूसरा फंक्शन साई 2 है, तो उसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन को बिलोंग करेगा। तो दिस इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम कहें तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री की प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट सिमेट्री की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास इस तरह से दो फंक्शंस हैं साई 1 साई 2, तो दे मस्ट बी इक्वल टू साई 2 साई 1, और ये स्टार जो है ये सब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कि हम नाम देते हैं लीनियरिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वेक्टर। इसको अगर लिखेंगे तो शायद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ। जैसे सपोज आपके पास साई 1 है और ए साई 2 प्लस बी साई 3 है, तो लीनियरिटी कैसे दिखेगी आपको? आप अगर उसको ऐसे लिखोगे तो साई 1 साई 2, देखें ये इसके साथ, प्लस बी टाइम साई 1 साई 3। ठीक है, तो एक बार आपने इसके साथ किया और एक बार इसके साथ आपने इसको एसोसिएट कर दिया। अब हम इसका लेफ्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं एंटी लीनियरिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर। एंटी लीनियरिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर, इसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपके पास ए साई 1 प्लस बी साई 2 है और बिल्कुल राइट में आपके पास साई 3 है, तो ये कैसे होगा? इसके लिए आप लिख पाओगे साई 1 साई 3 डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा है, और बी साई 2 साई 3। ठीक है, ये इसके साथ एक बार क्लब हुआ और फिर ये इसके साथ क्लब हो गया, तो ये इसकी एंटी लीनियर प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास साई और साई के साथ आप उसका इवन ये नोटेशन ना इस्तेमाल करें, हम साई और साई के साथ अगर इसका इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दिस मस्ट बी इक्वल टू साई स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होगी इट मस्ट बी मोर देन 0 और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तभी होगा जब साई 0 है। तो अगर ये फंक्शन खुद में 0 है देन इनका इनर प्रोडक्ट 0 होगा, अदरवाइज ये जो प्रोडक्ट है इसका या मॉड साई स्क्वायर जो है दैट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है। अब हम इनकी डायमेंशनलिटी के बारे में कहते हैं कि कितने डायमेंशनल स्पेस होते हैं। तो अगर आप बात करें हिल्बर्ट स्पेस की, तो हिल्बर्ट स्पेस जो है हमारे पास, ये दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। एक तो होता है कि फाइनाइट डायमेंशनल, और दूसरा हम कह सकते हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल। तो हमारे ये जो हिल्बर्ट स्पेस है ये दो तरह के होते हैं, फाइनाइट डायमेंशनल, इनफाइनाइट डायमेंशनल। फाइनाइट डायमेंशनल में ऐसा एक एग्जाम्पल सोचें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, इसको हम मान लें कोई कॉलम, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है जिसको अगेन हम एक दूसरे कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो देखो भाई, ये है हमारे क्या है, एन रो है यहाँ पर,
और 1 कॉलम है, और यहाँ पर भी n रो है, 1 कॉलम है, तो मैट्रिक्स रूल के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, इन दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो आपको एक का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और फिर आप दूसरा वेक्टर लोगे। ट्रांसपोज करने का मतलब ये हुआ कि आपने रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया और इसको ऐसे ही रहने दिया, b1 b2 एंड सो ऑन अप टू bn। अब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर आप कहोगे तो ये क्या हो गया, 1 रो n कॉलम और n रो 1 कॉलम। सो अल्टीमेटली आपके पास अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपके पास 1 रो 1 कॉलम यानी कि एक सिंगल यूनिट यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn। तो आपके रियल नंबर स्पेस पे ये आपका एक नंबर आ जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। ओके, सो फाइनाइट में आपके पास जैसे रियल नंबर है, फाइनाइट के साथ इसमें हम इस एग्जांपल से इसको समझ रहे हैं। इनफाइनाइट केस में क्या होता है, अगर हिल्बर्ट स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल है, अगर हम उसको इनफाइनाइट डायमेंशनल कह रहे हैं, तो देखो कैसे हम यहाँ पर इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। तो मान लो हमारे पास दो फंक्शन है साई फाई, तो इनका इनर प्रोडक्ट कैसे होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट डायमेंशनल, एंड साई स्टार फाई डी एक्स। सपोज ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आपने देखा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार फाई डी एक्स। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ये जो साई और फाई हैं, इनको एक खास तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जो आपका ये फंक्शन आएगा साई स्टार फाई, ये हर हाल में स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होगा तो जैसे ही आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑपरेशन इस फंक्शन पे अप्लाई करोगे, अगर ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है तो अल्टीमेटली ये कुछ इन्फिनिटी जैसा आ जाएगा, देन यू विल गेट नो रिजल्ट। आपके पास कोई रिजल्ट थोड़ी आएगा, आप इन्फिनिटी आ गई, आप अंदाजा लगाते रहिए। तो अगर आप अपना रिजल्ट फाइनाइट चाहते हो तो जरूरी है कि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल हो। अब स्क्वायर इंटीग्रेबल की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, जैसे मान लो साई और साई वेव फंक्शन है, तो अगर इसका इनर प्रोडक्ट है तो माइनस साई टू साई, तो ये मॉड साई स्क्वायर dx हो जाएगा, और अगर ये वेव फंक्शन है और नॉर्मलाइज्ड है तो ये 1 होगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है वो ये दिखा रही है कि जैसे ये हमारा फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल है, तो आपके पास हमेशा यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी। ये तो हमारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है जो कि हमने यहाँ पर बनता हुआ देख लिया। ओके, सो दिस इज अ केस, ये एक तरह का केस है। अब बात आती है जब हमने ये कुछ हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टी पढ़ ली और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको हम और अच्छे नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तब यहाँ पर आते हैं रोल, इनका पिक्चर में आते हैं ब्रैकेट अलजेब्रा। अब हम डिराक नोटेशन की बात करने वाले हैं। डिराक नोटेशन में हम खास तौर पे बात करने वाले हैं ब्रैकेट अलजेब्रा की। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रैकेट अलजेब्रा। ये एक तरह का नोटेशनल कह सकते हो एडवेंचर है डिराक का। उनको कुछ चीज़ें डिफाइन करनी थी, जैसे इनर प्रोडक्ट को जैसा कि मैंने बताया कि लीनियर अलजेब्रा जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में हैविली अप्लाइड होती है उसको यूज करना है। तो इनर प्रोडक्ट आपको डिफाइन करना है, आपको वेक्टर्स डिफाइन करने हैं। ये वेक्टर्स मैट्रिक फॉर्म में है तो आपके पास रो फॉर्म में होंगे, कॉलम फॉर्म में होंगे। तो इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए डिराक ने एक नोटेशन इजाद किया। तो उनका नोटेशन ये था कि जो हमारा स्टेट बताता है, सिस्टम स्टेट को बताता है, उसको हम कैट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द कैट। ये हमारा कैट है। तो हम जो भी वेक्टर स्पेस यूज कर रहे हैं तो उसमें एक एंटिटी है जिसको हम कैट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फॉर एवरी कैट देयर मस्ट एग्जिस्ट अ ब्रे। तो हर कैट के लिए जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए उसका एक कॉन्जुगेट होगा, एक डुअल स्पेस का एक एंटिटी होगी जिसको कि हम ब्रे कहेंगे।
थोड़ा सा इसको और समझें कि मान लीजिए हम कैट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ, जो फंक्शन ऑफ एक्स और टी है, तो जो ब्रह होगा वो रिप्रेजेंट होगा उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। तो ये स्टार जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि अगर कैट को रिप्रेजेंट कर रहे हो फंक्शन से, तो उसका जो ब्रह होगा वो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है ये इसका। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है, जो पहला टर्म है, दिस इज द एफ स्टार फंक्शन ऑफ एक्स टी, और जो दूसरी क्वांटिटी है दिस इज फंक्शन एफ एक्स टी। तो सिंपली आपके पास ये जो नोटेशन है ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। ओके, तो हम मालूम है कि जब हम किसी फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी गेट समथिंग रियल क्वांटिटी। लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कैट है, जैसे स्पिन स्टेट है, मान लो अप स्पिन है। तो इसका जो ब्रह होगा वो आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से। तो अगर आपके पास इस ब्रैकेट को आप एक साथ लिखना चाह रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1 रो 2 कॉलम है, ये 2 रो 1 कॉलम है। इसका मतलब है इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 क्रॉस 1, इट मीन्स अ सिंगल एलिमेंट आएगा एंड द एलिमेंट इज 1। ठीक है, और ये अगेन क्या दिखा रहा है, ये अगेन हमें नॉर्मलाइज्ड कंडीशन दिखा रहा है। तो इस तरह से ब्रैकेट अलजेब्रा में हम अगर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन दिखाना चाहते हैं किसी वेव फंक्शन के लिए तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं भाई। ये जो हमने नोटेशन अडॉप्ट किया है जो कि डिराक का एडवेंचर है, तो उसे क्या प्रॉपर्टी है। तो पहले तो प्रॉपर्टी इन्होंने ये बताई कि फॉर एवरी कैट देयर मस्ट बी ए ब्रह। तो एवरी कैट हैज अ ब्रह। हर कैट स्टेट के साथ उसका कंजुगेट, उसका साथी जरूर होगा। तो अगर आपके पास इस तरह से साई डिफाइन कर रहे हो देन देयर मस्ट बी अ ब्रह नोटेशन उसके साथ होगा। एक चीज और है, अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें, ए मान लो कोई स्केलर नंबर है तो आराम से आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। और अगर आपके पास ए साई है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ए कोई नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर का हो सकता है, तो जब बाहर निकलेगा तो ए स्टार हो जाएगा एंड देन यू हैव टू राइट दिस लाइक दिस। ये कुछ आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लो आपके पास इस तरह क्वांटिटी है अंडर रूट ए बी, इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से है आपके पास। तो जब आप ए को बाहर निकालोगे तो ए ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि आप ए को वैसे बाहर निकाल दोगे, क्योंकि अंडर रूट के साथ है तो आपको यहां पर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखना पड़ेगा, है ना। यहां पर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अंडर रूट इस तरह से, तो ये अंडर रूट के अंदर था तो ए के पास भी अंडर रूट की प्रॉपर्टी थी, बी के पास भी। तो जब ए बाहर निकलेगा तो दिस इज नॉट द राइट वे टू एक्सपेल आउट ए, यू हैव टू अप्लाई अंडर रूट साइन ओवर ए। सिमिलरली ये जो ब्रह स्पेस होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का नेचर रखता है। तो अगर उसके साथ कोई क्वांटिटी हो बाहर निकल रही है तो वो अपने साथ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का नोटेशन लेके आएगी। यहाँ इसको हमने ब्रह से रिप्रेजेंट किया तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये कॉम्प्लेक्स है नेचर इसके पास, लेकिन ए के पास कॉम्प्लेक्स नेचर है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको उसके ऊपर स्टार अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब कुछ एंटिटीज हैं, कुछ नोटेशनल एंटिटीज हैं। जैसे एक बात हम कह सकते हैं ट्रायंगुलर एंटिटी है, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, इनको अप्लाई करते हैं। तो एक और हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, एक और डिफाइन कर सकते हैं ट्रायंगुलर आइडेंटिटी या इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या है भाई? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिखना चाहें ट्रायंगल के साथ, जैसे मान लो कि आपके पास कुछ साई और फाई इस तरह से दो फंक्शन हैं, तो साई प्लस फाई इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। देन दिस मस्ट बी लेस और इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट साई प्लस अंडर रूट फाई फाई। दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर एंटिटी। जैसे सपोज ये ऐसा है, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, नॉट नेसेसरी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपके पास ये फाई है, ये साई है
और आपके पास ये फाई प्लस साई है, जब वो ऐसा है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर और फाई का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू द दिस, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगेगी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उस समय तो जैसे यहाँ इक्वलिटी का साइन काम करेगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका अंडर रूट आप यहाँ से ले लो, इसका अंडर रूट आप यहाँ से ले लो, इसका अंडर रूट यहाँ ले लो, तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये साइड 5 है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16 प्लस 9 इज 25। तो पाइथागोरस थ्योरम काम कर रही है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हो कि अगर आप इनका सम करते हो तो 4 + 3 7, बट दिस साइड इज 5। तो इसका मतलब है जो हाइपोटेनस वाली साइड है वो हमेशा छोटी रहेगी अगर आप इनकी इन साइड को ऐड करो। तो ये इसी चीज को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी है। एक और इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी है जो कि यहाँ काम करती है, इसे कहते हैं श्वार्ज इनइक्वलिटी। श्वार्ज इनइक्वलिटी, श्वार्ज इनइक्वलिटी क्या कहती है, इसको अगर लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साई फाई मॉड स्क्वायर इज लेस मॉड ऑफ, जस्ट ब्रैकेट नोटेशन यहाँ लगा दे, इनटू फाई दिस इज कॉल्ड द श्वार्ज इनइक्वलिटी। ओके, बहुत ज़्यादा इस पर क्या डिस्कस करें, जब जरूरत पड़ेगी आगे तुम लोग डिस्कस करेंगे श्वार्ज इनइक्वलिटी वगैरह जब एप्लीकेशन के पार्ट पे आएंगे। फिलहाल दो और कंडीशन होती हैं, ऑर्थोगोनल होना, ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी मतलब जैसे दो फंक्शन, दो वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब वो इस तरह से हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि ना बी का कोई ए पे कोई प्रोजेक्शन है, ना ए का बी पे कोई प्रोजेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर आप इस तरह की वैल्यू निकालोगे देन दिस विल ऑलवेज बी 0। तो फाई का साई पे कोई प्रोजेक्शन नहीं, साई का फाई पे कोई प्रोजेक्शन नहीं है, और इस तरह कंडीशन को ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं। और ऑर्थोनॉर्मेलिटी पे आप क्या कहोगे, वही नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। इसका मतलब है उस स्थिति में साई के साथ 1 होगा, और अगर फाई का फाई के साथ आप ये ऑपरेशन देखोगे तो ये भी 1 होगा। तो दिस इज कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी और ऑर्थोनॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये है हमारे पास ब्रैकेट नोटेशन जब हम यूज करते हैं तो ये इस तरह के कुछ पैरामीटर्स को यूज करते हैं, कुछ तरीके हैं ऑर्थोगोनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के। अब इसी मैथमेटिकल डेवलपमेंट में हमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर पढ़ने, जैसे कि ऑपरेटर। ऑपरेटर नाम है ऑपरेटर, जो कोई ऑपरेशन करे। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर एक तरह से आप मान सकते हो कि ऐसे फिजिकल एंटिटी है जिसको हम नोटेशनल मानते हैं कि अगर वो किसी केट पर अप्लाई करते हैं तो उस केट को चेंज कर देते हैं। जैसे ये केट है हमारा, उसके ऊपर ये अप्लाई हुआ तो इसने इसको चेंज कर दिया। ऐसे ही ये ब्रे के साथ भी करते हैं, अगर हमारे पास कोई ब्रे है उसके ऊपर अप्लाई होगा देन वी गेट अ न्यू ब्रे। अब यहां पर आप ये देख रहे हो, एक चीज यहां पर आप हमेशा देखो कि जब केट होता है तो केट पर लेफ्ट पे अप्लाई होता है ऑपरेटर, तो ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट पे अप्लाई होगा, दिस इज द लेफ्ट पोर्शन। और अगर ब्रे है तो ब्रे पे हमेशा राइट से अप्लाई होगा हमारा ऑपरेटर। और इस चीज को जस्टिफाई हम तब कर पाते हैं अगर हम जानते हैं कि हमारे पास जो केट होता है वो एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स है, और जो ब्रे होता है वो एक रो मैट्रिक्स होता है। अब रो मैट्रिक्स के ऊपर हम किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो मैट्रिक्स नोटेशन में अगर हम बात करें, मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को लगाएं, तो जो ए होता है इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्पेशल केस में मान सकते हैं। इसका जो नेचर होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसा होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे मान लो ए बी सी डी, इस तरह का नोटेशन होता है, 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, सो अब देखो यहां पर थोड़ी देर के लिए जरा हम इसको देखें। हमने लिखा है कि ए केट साई,
तो इसका मतलब है आपके पास ए बी सी डी इस तरह का 2x2 का मैट्रिक्स है, और उसके बाद फिर आपके पास कुछ x1 और x2 इस तरह के 2x1 की एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स मान लिया और इसको हमने स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया। तो ये दोनों आपस में होगा, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट क्या होगा, आपको 2x1 की, ठीक है, 2 रो 1 कॉलम की आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर 2x1 की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि असल में कॉलम मैट्रिक्स होगी, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका चेंज हो जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइड, इसको, इस क्वांटिटी को। तो हमने देखा कि एक केट लिया हमने x1 x2 कैस्ट लिया, और उसके ऊपर जब अप्लाई किया तो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स आ गई जिसमें ax1 प्लस bx2 है और नीचे cx1 प्लस dx2 है। तो बदल गई ये केट मैट्रिक्स, ये केट मैट्रिक्स बदल गई, इससे अलग है। लेकिन ऑपरेटर ने क्या किया, एक केट मैट्रिक्स को एक नए केट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। और ये तभी हो पाएगा जब हम कॉलम मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड से अब मल्टीप्लिकेशन करें। अगर ब्रै वेक्टर हो, अगर ब्रै होता तो क्या होता, ब्रै का मतलब अगर हम इस नोटेशन को देखें, अगर ब्रै होता तो हमें एक कॉलम मैट्रिक्स यूज करना पड़ता। मान लो हमने x1 x2 एक रो मैट्रिक्स यूज की, पिछली वाली कॉलम थी, ये रो है, तो 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। अब ऐसी कंडीशन में हमें इसके राइट साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी 2x2 है तो ये कैंसिल होगा, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और आपके पास 1x2 की एक मैट्रिक्स आएगी जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगी इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि ऑपरेटर जब ब्रै पे अप्लाई होता है तो एक नए तरह का ब्रै आपको दिखाता है, आपको यहां पर ऑब्जर्व होते हैं। तो इसीलिए एक रूल है, रूल ना कहो इसको, एक तरह का तो बिल्कुल लॉजिकली एक फ्लो है कि किस तरह से हमारे पास ब्रै वेक्टर और केट वेक्टर पर हमारा ऑपरेटर अप्लाई होता है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हमें मालूम है मैट्रिक्स कम्यूट नहीं करती, तो आप लिख सकते हो मैट्रिक्स डोंट कम्यूट। कम्यूट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, क्रॉस मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नहीं होगा अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। तो चूंकि मैट्रिक्स से ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी नहीं इसको करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ऐसे है कि जैसे आपने कहा ए बी सी ये हैट है, तो अगर आप ए बी के साथ सी के साथ ऑपरेशन करो या ए बी का ऑपरेट करके फिर सी के साथ ऑपरेशन करो, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, एक एसोसिएटिव किस्म का लॉ है, तो ये भी यहाँ पर फॉलो होता है। अच्छा, हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं कि लीनियर ऑपरेटर होता है। तो लीनियर ऑपरेटर का सिंपल मतलब क्या है कि बहुत ही स्मूथ तरीके से अगर हमारे पास केट स्टेट्स हैं, एक सिस्टम के लिए हैं या कंपोजिट सिस्टम के लिए हैं, तो हम सीधे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हम सीधे तौर पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो चाहे आप इधर से ऑपरेट करो, और अगर आपके पास इस तरह से ब्रै स्टेट्स हैं तो आप उस पर ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो आपके पास इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। थोड़ा सा स्पेलिंग वो थोड़ा सा राइटिंग में दिख रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे इसको। एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें, जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आपको अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला ये है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो आप उसको ऐसे लिखोगे, अपॉन साई ब्रैकेट। इफ साई इज नॉर्मलाइज, अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है तो इसका मतलब है साई का जो ब्रैकेट है दिस विल बी 1। तो उस हिसाब से हमारा जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है वो बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात हो गई। अब अगर हमारे पास मान लो ऑपरेटर ए है और अगर हम उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, देन ऑब्वियसली वी मस्ट गेट अ आइडेंटिटी ऑपरेटर।
ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर हो जाएगा। वैसे ही अगर आपके पास ऑपरेटर ए है, ऑपरेटर बी है, उसका इन्वर्स निकालते हो तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर ए इन्वर्स हो जाएगी। ये हम ग्रुप थ्योरी मॉडल अलजेब्रा में भी आप देखते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, ऑपरेटर की फैमिली है, जिसको हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं वो एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल, जो कि फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं, उनको बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई ऑपरेटर जो होता है वो अपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर हो। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब है आप मैट्रिक्स का के रो को, जो रो हैं उनको कॉलम से रिप्लेस कर दो और जितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको उनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दो। तो रो को कॉलम से बदल दिया, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से बदल दिया, सब कुछ बदल दोगे तब जो होगा उसे कहते हैं कॉन्जुगेट। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और इसके इतना कुछ बदलने के बाद भी अगर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे तो ऐसी अभय किस्म की जो प्रॉपर्टी है इसको हम हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जैसे एक और होता है एंटी हर्मिशियन। एंटी हर्मिशियन में क्या होता है कि जो ऑपरेटर होता है वो अपने नेगेटिव ऑफ अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ये जो डैगर लगा रहे हैं, अगर हम यहीं पर यूनिटरी ऑपरेटर की बात करें तो यूनिटरी ऑपरेटर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो यू है, यू जो उसका जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है वो इसके इनवर्स के बराबर होता है। और जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऐसे होते हैं कि जो ऑपरेटर अपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर हो और साथ ही साथ उसका जो वैल्यू हो उसके स्क्वायर के बराबर भी हो। तो इस तरह की स्थिति को हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो ये सब हम बहुत ही ब्रीफली हम लोग बात कर रहे हैं, यूनिटरी, प्रोजेक्शन, एंटी हर्मिशियन, हर्मिशियन क्या होते हैं। अब एक बहुत ही शॉर्ट में आखिरी में एक टॉपिक में आपको बता देता हूँ, जस्ट जिसको कि हम आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं कि जैसे अगर आपके पास एक ऑपरेटर है, आपने उसको किसी केट पर अप्लाई किया, देन यू गेट अ सम नंबर और सम क्वांटिटी लैम्डा एंड द सेम केट वेक्टर। तो इस तरह की इक्वेशन को हम आइगन इक्वेशन कहते हैं, जिसमें ये एक ऑपरेटर है, ये हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला है एंड दिस इज द आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू और ये वही हमारा स्टेट वेक्टर है। तो दिस काइंड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड द आइगन इक्वेशन, आइगन वेक्टर। ये आइगन वैल्यू की ये एक्स प्रॉपर्टीज हैं। सो पॉसिबली आगे के क्लासेस में हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे एंड दिस इज द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सी यू सून।